नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इससे पहले हम लोगों ने पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में अध्ययन किया था। शायद आप लोगों ने वो तीनों ही वीडियोस देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप उन तीनों ही वीडियोस को ज़रूर देखना। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। सबसे पहले हम जानेंगे इस प्रदेश की उत्पत्ति के बारे में। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई नूतन महाकल्प के प्लीस्टोसीन काल में टेथिस सागर के अवशेष के रूप में। और इस प्रदेश की टेथिस सागर के अवशेष के रूप में उत्पत्ति होने के प्रमाणों की बात करेंगे तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित खारे पानी की झीलें। दूसरा प्रमाण टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों में जीवाश्म खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसों के भंडार। और तीसरा सबसे बड़ा प्रमाण है जैसलमेर के कुलधरा गांव में व्हेल मछली के अवशेषों का मिलना। इन तीनों ही चीज़ों से प्रमाणित होता है कि टेथिस सागर के अवशेष के रूप में ही पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई है नूतन महाकल्प के प्लीस्टोसीन काल में। थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका का पूर्वी भाग है और थार का मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 17वां बड़ा स्थान रखता है। इस मरुस्थल का 85% भाग भारत में विस्तृत है। भारत के 4 राज्यों हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान में विस्तृत है ये मरुस्थल। और भारत के कुल मरुस्थल का 58.68% मरुस्थल अकेले राजस्थान में है। भारत में थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार है राजस्थान में और न्यूनतम विस्तार है हरियाणा में। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11% है, यानी 2,09,042 वर्ग किलोमीटर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% विस्तार है थार के राजस्थान मरुस्थल का राजस्थान में। इसका मुख्य जो मरुस्थल है वो है राजस्थान में 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में थार के मरुस्थल का अक्षांशीय विस्तार है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा इसका देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। लंबाई है 640 किलोमीटर और चौड़ाई है 300 से 360 किलोमीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 250 मीटर। उत्तर पूर्व की औसत ऊंचाई 300 मीटर है और दक्षिण की औसत ऊंचाई 150 और समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 250 मीटर। ढाल है इस प्रदेश का उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। और प्रशासनिक दृष्टि से 12 जिले राजस्थान के इसमें अवस्थित हैं। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला है जैसलमेर और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा मरुस्थलीय जिला है झुंझुनू। थार का मरुस्थल का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में हमने जाना 17वां स्थान है और उपोष्णता की दृष्टि से थार के मरुस्थल का विश्व में 9वां स्थान है। थार का मरुस्थल जनसंख्या, जनघनत्व एवं जैव विविधता की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखता है और इसी कारण इस मरुस्थल को धनी मरुस्थल कहा जाता है। इस मरुस्थल में परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की संभावना अधिक है, यानी परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में इस मरुस्थल में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास आदि की संभावना के कारण इसे विश्व का शक्ति ग्रह कहा गया है, यानी वर्ल्ड पावर हाउस की संज्ञा दी गई है थार के मरुस्थल को। थार का मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है तथा ऋतु चक्र को नियमित करता है।
ग्रीष्म ऋतु में निकलने वाली रेडॉन गैस नमी को अवशोषित कर थार के मरुस्थल में न्यून वायुदाब केंद्र का निर्माण करता है और मानसून को यह आकर्षित करता है। थार का मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और राजस्थान में थार का मरुस्थल न्यूनतम जन घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। थार के मरुस्थल में टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों की प्रधानता है, जिसमें जीवाश्म खनिज यानी कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर आदि के भंडार हैं। जैसे बाड़मेर का गुड़ामलानी क्षेत्र जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार मिले हैं, जैसलमेर का सागड़ सब बेसिन जिसमें प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, बीकानेर नागौर बेसिन का पूनम क्षेत्र जहां से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस दोनों के ही भंडार हमें मिले हैं, और जैसलमेर का सोनू क्षेत्र में चूना पत्थर मिला है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जीवाश्म खनिजों का भंडार है। ठीक है, थार के मरुस्थल में कहीं कहीं पे विंध्यक्रम, राइलोक्रम, देहलीक्रम, बुंदेलखंड तथा क्रिटेशियस कालीन चट्टानें भी मिलती है। इस मरुस्थल में रेतीली बलुई मृदा यानी एंटीसोल, जिसका वैज्ञानिक नाम है रेतीली बलुई मृदा का विस्तार है, और रेतीली बलुई मृदा का वैज्ञानिक नाम यानी एंटीसोल और एराडिसोल मृदा यहाँ पे पाई जाती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है नहरें, और इस क्षेत्र की प्रमुख नहर है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर को मरु गंगा की संज्ञा दी गई है। इस मरुस्थल में मरुद्भिद वनस्पति जिसका वैज्ञानिक नाम है जीरोफाइट्स पाई जाती है, जिसमें आक, नागफनी, खजूर, कंटीली झाड़ियाँ, मरुस्थलीय घास यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। जैसलमेर के कुलधरा गांव में केक्ट्स गार्डन तथा बीकानेर में मरुस्थलीय वनस्पति हेतु मरुधरा जैविक उद्यान की स्थापना की गई है। इम्पोर्टेंट है, जैसलमेर के कुलधरा गांव में केक्ट्स गार्डन तथा बीकानेर में मरुस्थलीय वनस्पति हेतु मरुधरा जैविक उद्यान की क्या की गई है, स्थापना की गई है। थार के मरुस्थल में मुख्यतः खरीफ की फसल का अधिक उत्पादन किया जाता है। थार के मरुस्थल में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और इसी कारण यहाँ पे शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। थार के मरुस्थल की मुख्य नदी है लूनी नदी। स्थानीय नामकरण यानी जैसे थली, धोरे, ये यहाँ के स्थानीय नामकरण हैं। थली जो है वो थार के मरुस्थल का स्थानीय नाम है। धोरों की बात करें तो मरुस्थल में पाई जाने वाली रेतीली बलुई मृदा से निर्मित लहरदार स्थलाकृति को धोरे कहते हैं। लू की अगर हम बात करें तो थार के मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन जो स्थानीय गर्म पवन का उदाहरण है, इसे लू कहते हैं। बात करें भंबूल्या की तो थार के मरुस्थल में आकस्मिक चलने वाला वायु का चक्रवात जो होता है उसे स्थानीय भाषा में भंबूल्या कहा जाता है। इसके अलावा बात करें चक्रवात की तो ग्रीष्म ऋतु में केंद्र में अधिक तापमान एवं निम्न वायुदाब के कारण पवन तीव्र गति से परिधि से केंद्र की ओर गति करती है तथा गर्म होकर ऊपर उठती है। इसी अवस्था को चक्रवात कहा जाता है। बात करें मावठ की, जो प्रसिद्ध नाम है थार के मरुस्थल में, शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को ही क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। और मावठ जो है, मावठ रबी की फसल गेहूं के लिए अधिक उपयोगी है और इसी कारण मावठ को गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदें कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, मावठ को गोल्डन ड्रॉप्स या फिर सुनहरी बूंदें कहा जाता है। बात करें पुरवैया की, ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा में आने वाली मानसूनी हवाओं को स्थानीय भाषा में कहते हैं क्या, पुरवैया। पुरवैया राजस्थान में अधिकांश जिलों में 90% वर्षा करती हैं पुरवैया। और पलाया झीलों की बात करें तो पलाया का जो नाम है, पलाया शब्द है, ये पलाया शब्द स्पेनिश भाषा का शब्द है। थार के मरुस्थल में बालू का स्तूपों के मध्य
जो निम्न भूमि होती है और जहाँ पे वर्षा जल एकत्रित होने से बनी अस्थायी झीलें जो बन जाती हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, पलाया झीलें कहते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक पलाया झीलें जैसलमेर में हैं। खारे जल की पलाया झील का एक और नाम है, जिसके खारे जल की पलाया झील को शैलीनाश कहते हैं। पलाया झीलों में वाष्पीकरण के कारण लवणों की मात्रा में वृद्धि वाले क्षेत्र, उस क्षेत्र को क्षारीय क्षेत्र या कल्लर भूमि कहते हैं। बात करें रन की, तो बालूका स्तूपों के मध्य स्थित दलदली क्षेत्र जो होता है उसे रन, टाट, तल्ली या अभिनति कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक रन जो हैं वो जैसलमेर में है। राजस्थान में सर्वाधिक पलाया झीलें भी कहाँ हैं, जैसलमेर में है। रनों की अगर बात करें तो पोखरण, बरमसर, कानोत, भाकरी, लवा ये जैसलमेर के प्रमुख रन हैं। थोप जो है ये बाड़मेर का प्रमुख रन है और बाप जो है ये जोधपुर का प्रमुख रन है। थोप जो है, थोप रन क्षेत्रफल की दृष्टि से थार के मरुस्थल का सबसे बड़ा रन है। जोधपुर का बाड़मेर का जो थोप रन है क्षेत्रफल की दृष्टि से थार के मरुस्थल का सबसे बड़ा रन है। अब हम बात करेंगे राजस्थान में मरुस्थल के कौन कौन से प्रकार हैं। तो राजस्थान में मरुस्थल के कई प्रकार हैं, जैसे हम्मादा। हम्मादा जो है ये चट्टानी पथरीला मरुस्थल है। जैसलमेर के पोखरण, जोधपुर के फलोदी और बाड़मेर के बालोतरा में ये हम्मादा प्रकार का मरुस्थल है। बात करें रैग की, तो यह एक मिश्रित मरुस्थल है जो हम्मादा के चारों ओर पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यह जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में जहां हम्मादा है वहीं पे रैग है। ये एक प्रकार का मिश्रित मरुस्थल है और हम्मादा के चारों ओर पाया जाता है। तीसरा है इर्ग। तो इर्ग प्रकार का जो मरुस्थल है इसे संपूर्ण मरुस्थल व महान मरुस्थल कहा जाता है। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू क्षेत्र इसमें आते हैं। बात करें लघु मरुस्थल की, तो गुजरात के कच्छ रैन से बीकानेर के मध्य स्थित जो मरुस्थल है इसे ही क्या कहते हैं, लघु मरुस्थल की इसे संज्ञा दी गई है। सहारा के मरुस्थल में स्थित पथरीला मरुस्थल जो है इसे हम्मादा मरुस्थल कहते हैं। थार के मरुस्थल का वर्गीकरण करेंगे अब हम जलवायु के आधार पर। तो जलवायु के आधार पर थार के मरुस्थल को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक शुष्क रेतीला प्रदेश जिसमें 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है और दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश जिसमें 20 से 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। शुष्क रेतीला व अर्ध शुष्क प्रदेश को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा यानी 250 मिलीमीटर जो वर्षा रेखा है वो विभाजित करती है किसको, शुष्क रेतीला व अर्ध शुष्क प्रदेश को। ठीक है, थार के मरुस्थल का भौगोलिक संरचना के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें तो घग्गर प्रदेश यानी हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर वाला क्षेत्र, शेखावाटी प्रदेश में हम बांटते हैं चूरू, झुंझुनू और सीकर वाले क्षेत्र को, नागौरी उच्च भूमि जिसमें कुब्बड़पट्टी क्षेत्र और गोंडवाना प्रदेश में लूणी बेसन आता है। बात करें शुष्क रेतीला प्रदेश की तो 25 सेंटीमीटर यानी 250 मिलीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित प्रदेश है ये शुष्क रेतीला प्रदेश, जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा शुष्क रेतीले प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। थार के मरुस्थल का उच्चावच के आधार पर दो भागों में हम वर्गीकरण कर सकते हैं। एक तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त मतलब वहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है, तो ऐसा है 41.50% भूभाग, और बालू का स्तूप युक्त यानी जहाँ पे बालू का स्तूप हैं या धोरे हैं अर्धचंद्राकार बरखान प्रकार के ये, तो 58.50% भाग बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है।
बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश में हमने जान लिया कि जहाँ पे स्तूप या धोरे नहीं होते हैं 41.50% भाग है। और इसमें क्षेत्र की बात करें तो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश का विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, हम्मादा, रैग, मगरा, लाठी सीरीज, चंदन नलकूप, आकलगाम, जीवाश्म पार्क और कुलधरा गांव ये बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश में शामिल है। मगरा की अगर बात करें तो मगरा बालोतरा यानी बाड़मेर के बालोतरा से जैसलमेर के पोखरण के मध्य स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां हैं और उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित जो अवशिष्ट पहाड़ियां हैं इसे ही हम क्या कहते हैं, मगरा कहते हैं। बात करें लाठी सीरीज की तो यह भी बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश में शामिल है। जैसलमेर में सबसे ज़्यादा पोखरण से मोहनगढ़ तक 64 किलोमीटर लंबा सेवण का जो मैदान है इसे ही क्या कहते हैं, लाठी सीरीज कहते हैं। और सेवण घास जो है वो सबसे लंबी व सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त घास होती है। इस घास में अधात्विक खनिज भंडार रॉक फॉस्फेट यानी बिरमानिया पाया जाता है। और सेवण घास को स्थानीय भाषा में कहते हैं लिलोण। सेवण घास का वैज्ञानिक नाम है लिथीथुरुस सीडिकुस। ठीक है, लिथीथुरुस सीडिकुस सेवण घास का वैज्ञानिक नाम है। और सेवण घास के मैदान को शीतोष्ण घास या नखलिस्तान ओएसी कहा जाता है। सेवण घास में सर्वाधिक गोडाउन पक्षी निवास करते हैं। पश्चिमी राजस्थान में पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है लाठी सीरीज यानी सेवण घास का मैदान। बात करें चांदन नलकूप की तो लाठी सीरीज में जैसलमेर में चंदन नामक स्थान पर स्थित नलकूप जहां से आसपास के क्षेत्र में जलापूर्ति होती है और इस चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और यह एक भूगर्भीय जल पट्टी का उदाहरण है। बात करें आकलगाम जीवाश्म पार्क की तो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश में जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान में आकलगांव में स्थित जीवाश्म पार्क है जहां से जुरैसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले हैं। अब ये 3-4 काल हैं, जैसे ट्रियासिक काल रेंगने वाले जीवों का काल होता था और जुरैसिक काल जिसमें घने जंगलों का विकास हुआ और क्रिटेशियस काल यानी ज्वालामुखी क्रिया वाला काल। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कुलधरा ग्राम की जो बालूका मुक्त प्रदेश है जिसमें जैसलमेर का वह गांव जहां से व्हेल मछली या डायनासोर के अवशेष मिले हैं। कुलधरा गांव टेथिस सागर का अवशेष है। बालूका स्तूपों के मध्य मार्ग को कहते हैं कारवा या घासी और कारवा या घासी जो होता है वो 2 बालूका स्तूपों के मध्य से निकलने वाले मार्ग को कहते हैं और यहाँ से कारवा या घासी से ऊंटों का समूह गुजरता है। बालूका स्तूप युक्त प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे शायद आप अगले वीडियो